साथियों, आज मैं आप सभी को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है। The GIFT City Exchange is a very historical moment of our capital markets. गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। One of the major points of its success is its world-class infrastructure, many of which have been implemented in the country for the first time. And the vision was to create a financial center that can compete with the likes of London, Tokyo, Shanghai, etc. How did this transformation happen? Because of one leader. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जीरो टैक्स पॉलिसी 21st सेंचुरी में सबसे ल्यूक्रेटिव और शायद सबसे इम्पॉसिबल पॉलिसीज में से एक है। एंड वाइल यूएई एंड कतर जैसे देशों ने अपने ऑयल के पैसे का यूज़ अपने टैक्सेस को नेलीफाई करने के लिए किया है, इंडिया में जीरो टैक्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, 2008 में जब पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस को विटनेस कर रही थी, मोदी जी एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात वॉज लेइंग द फाउंडेशन फॉर ए फाइनेंशियल हब इन इंडिया विच वुड हैव जीरो टैक्सेस फॉर 10 फ्रीकिंग ईयर्स। गिफ्ट सिटी में भारत के भविष्य का विजन जुड़ा है, भारत के स्वर्णिम अतीत के सपने भी जुड़े। Ease of doing business through single window approvals. GIFT City today is recognized by the Global Financial Centers Index and has placed GIFT City as very progressive and with full of potential. Sounds crazy, है ना? Well, as it turns out, after 15 long years, that dream is finally coming to reality. And as it turns out, India's गुजरात स्टेट में एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिटी का क्रिएशन कर रहा है जो दुबई और सिंगापुर जैसे लेजेंडरी प्लेसेस के साथ compete कर सकता है। एंड दिस सिटी इज व्हाट दे आर कॉलिंग द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी और गिफ्ट सिटी। तो ये सवाल ये है कि what exactly is the Gujarat International Financial Tech City all about? How is the Gujarat government building the next Dubai and Singapore right at the heart of Gujarat? How will it help India becomes more powerful at global stage? And most importantly, what are the challenges of failure that Gujarat government has to overcome to succeed in this legendary project? Let's start from the basics और ये समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली में ऐसा क्या है जो इंडिया की फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में बिजनेस में बहुत पीछे रखता है। सबसे पहले अगर आप इंडिया में एवरेज कॉर्पोरेट टैक्स देखें तो ये 25.17% है, जबकि दुबई में 0%, मलेशिया में 3% और सिंगापुर में 17% है। दिस इज द रीजन वाई स्टार्टअप ऑफन इंगेज इन समथिंग कॉल्ड स्टार्टअप फ्लिपिंग। यहाँ बताया गया है कि ये कैसे स्टार्टअप को बेनिफिट पहुंचाता है बट इवेंचुअली हार्म्स आवर इंडियन इकोनॉमी। तो आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इन दिस सिनेरियो एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 200 करोड़ का रेवेन्यू और 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है। अगर मुझे इंडियन टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्स की पेमेंट करनी होगी, वी वुड पे 25.17 करोड़ इन टैक्सेस। This is a lot of money, right? So to avoid this, here how we find a workaround. Let's consider scenario B. In this scenario, we would form a holding company called ABC Singapore Private Limited और ABC सिंगापुर की सब्सिडरी कंपनी के रूप में ABC इंडिया को फिर से री रजिस्टर करें। सेकेंडली, हमें अपने सॉफ्टवेयर पेटेंट ABC सिंगापुर को ट्रांसफर करने होंगे। तो सोचिए ABC सिंगापुर जब हमारे सभी सॉफ्टवेयर को ओनर होगा और क्योंकि ABC सिंगापुर सॉफ्टवेयर का ओनर है, ABC इंडिया अपने सॉफ्टवेयर का यूज़ करने के लिए होल्डिंग कंपनी को रॉयल्टी की पेमेंट करेगा। तो मान लीजिए 2023 के लिए रॉयल्टी 90 करोड़ रुपए है, इसलिए हम जो 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से एक रॉयल्टी के रूप में ABC सिंगापुर को 90 करोड़ की पेमेंट करेंगे। So now our profit is efficiently reduced from 100 crores to just 10 करोड़ रुपीस और इस 10 करोड़ के प्रॉफिट में हमें 25.7% का टैक्स देना होगा जो हमें सिर्फ 2.51 करोड़ है। और साथ ही क्योंकि सोचिए एबीसी सिंगापुर ने हमसे रॉयल्टी चार्ज करके 90 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, तो सिंगापुर में हमें इस पर 17% टैक्स देना होगा। तो सिंगापुर में हमारा टैक्स 15.3 करोड़ रुपए होगा। अब अगर आप सिनेरियो ए और सिनेरियो बी में टैक्सेस को कंपेयर करें तो आपने देखा होगा कि सिनेरियो ए में 25.17 करोड़ रुपए का टैक्स पे करना था, जबकि सिनेरियो बी में हमें केवल 2.51 प्लस 15.3 करोड़ की पेमेंट करनी थी, विच इज 17.81 करोड़ इन टैक्सेस। इस तरह सिर्फ हमने 100 करोड़ के प्रॉफिट आने पर भी 7.36 करोड़ रुपए का टैक्स बचा सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कंपनियां 1 और 2 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है तो इंडिया में कितना पैसा बाहर जा रहा है। यही रीजन है कि वीसीज अब अक्सर उन कंपनीज को फंड देना चाहते हैं जो यूएसए, यूके या सिंगापुर में फिर से री रजिस्टर हो सकती हैं। सो इन शॉर्ट, हमारी इंडियन स्टार्टअप या तो
फंडिंग खो देते हैं या उन्हें दूसरे देशों में खुद को फिर से रजिस्टर करना होगा, जिसके कारण हमारे टैक्स का पैसा बाहर जा रहा है। दिस इज द स्टार्टअप फ्लिपिंग प्रॉब्लम इन इंडिया। सेकेंडली, when it comes to the legal and IP matters, places like Delaware and the US have become startup magnets. Why? Because their legal processes are super fast and their result comes out within a weeks. For example, इंडिया में एक केस को सेटल करने में लगभग 4 से 6 साल लग जाते हैं, लेकिन डेलावेयर में इसमें केवल 3 महीने और मैक्स टू मैक्स 18 महीने लगते हैं। इसलिए अगर इंडिया में $1 बिलियन की कंपनी किसी $1 बिलियन कंपनी पर सॉफ्टवेयर IP के लिए $1 मिलियन का केस करती है, तो जब तक मामला सुलझता है तब तक सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका होता है। So with each passing month of delay in IP resolution, it is hundreds of millions of dollars wasted for the giant tech companies. This is again the reason why they do not register themselves in India and we lose out on taxes. लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो हमारे पास NCLT, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ थाउजेंड ऑफ अदर केसेस के साथ साथ कॉर्पोरेट केसेस भी फाइल किए जाते हैं। एंड यू ऑलरेडी नो हाउ ओवरलोडेड आवर जुडिशियल सिस्टम इज, राइट? More than 40 million cases are pending in India. 40 million pending. More than 70,000 cases are pending in the Supreme Court alone. Well, between 2010 and 20, pendency across all courts grew by 2.8% annually. It says the average case in the Supreme Court can take 13 and a half years to make it all the way through. Proceedings in the top court can account for about a third of that time. It's a crisis of the institutional processes and procedures of the court. This is the reason why it takes years to process an IP case and companies again prefer to be registered outside of Indian jurisdiction. So again we lose out on tax money. And lastly, India में overseas banking problem भी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लें इंडिया में सीताराम फूड्स कंपनी नाम की एक पॉपुलर नॉर्थ इंडियन फूड की एक चेन है। वो अमेजिंग खाना बनाते हैं और पूरे इंडिया में उनकी फूड चेन की दुकानें हैं। और अब अगर वे न्यूयॉर्क में स्टोर खोलना चाहते हैं तो उनके लिए बड़े स्टेप के लिए सीताराम फूड्स कंपनी को डॉलर में पैसा चाहिए, न कि रुपए में। लेकिन जब अमेरिकन बैंक्स को लोन मांगती है तो वो बैंक उनको नो कह देते हैं। क्यों? क्योंकि बैंकों को सीताराम फूड्स कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एंड इवन दो द डॉक्यूमेंट्स कैन बी चेक, द ट्रस्ट इज लो बिकॉज इट हैज बीन ऑपरेटिंग इन अ डिफरेंट कंट्री। दिस इज ए वेरी कॉमन रीजन अमंगस्ट इंडियन कंपनीज ट्राइंग टू ग्रो देयर बिजनेस इन अदर कंट्रीज। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए HDFC जैसे इंडियन बैंकिंग लेजर्स ने उनकी मदद करने के लिए एक तरीका खोजा। तो HDFC ने क्या किया, उन्होंने अमेरिका में एक अपनी ब्रांच खोली और अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह अमेरिका में इंडियन कंपनीज को डॉलर में लोन मिल सकते हैं। सो दिस लुक्स लाइक द परफेक्ट सॉल्यूशन, राइट? वेल, नॉट रियली, क्योंकि इनमें 3 प्रॉब्लम है। फर्स्ट, फॉरेन में बैंक की ब्रांच सेटअप करना बहुत ही टफ काम होता है और ये बहुत महंगा भी होता है और अब तक केवल कुछ ही इंडियन बैंक्स ने ऐसा कर पाए हैं। सेकेंडली, ये बैंक जो बिजनेस जनरेट करते हैं वो इंडियन इकोनॉमी की बजाय फॉरेन कंट्री की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड थर्डली, द जॉब्स आर अगेन क्रिएटेड ऑन फॉरेन लैंड। सो व्हाइल सीताराम फूड्स कंपनी कैन फुलफिल इट्स ड्रीम टू ओपनिंग ए शॉप इन न्यूयॉर्क, बट ये बहुत कॉस्टली है, बहुत डिफिकल्ट है और पॉसिबल होने पर भी इंडियन की बजाय फॉरेन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट देता है। एंड लास्टली, इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग इंडियन कंपनीज आर नॉट अलाउड टू लिस्ट इन फॉरेन एक्सचेंजेस। एंड नाउ 2 क्वेश्चन अराइज ओवर हियर। फर्स्टली, why do we need to list our companies in an American stock exchange? And secondly, how does GIFT City solve this problem? पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक डिफरेंट मार्केट से एक्स्ट्रा कैपिटल हमेशा हेल्प करती है। इसलिए अगर कोई इंडियन कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में पैसा रेज करने में एबल होती है, इससे उन्हें ग्रेट एज मिलती है और अपने पैसे कमाने का सोर्स मिलता है। एंड दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब आप ये बोलेंगे कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, तो आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इन्वेस्टमेंट टॉपर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहती है, तो इन्वेस्टमेंट टॉपर जो करेगा वो ये है कि पहले अपने शेयर्स को लोकल बैंक्स को बेचेगा। मान लीजिए ये लोकल बैंक SBI है, इसलिए अब इन्वेस्टमेंट टॉपर्स SBI को अपने 10,000 शेयर एज ए कस्टडी अपने पास रखने के लिए दे देगा। और साथ ही देयर विल बी अनदर बैंक कॉल्ड ए डिपॉजिटरी बैंक इन द US दैट विल कोलैबोरेट विद SBI टू एस्टैब्लिश एन अरेंजमेंट एंड एज पर दिस अरेंजमेंट दिस 10,000 शेयर्स विल बी ट्रेडेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस इन्वेस्टमेंट टॉपर्स ADR और इन्वेस्टमेंट टॉपर्स अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और ADR इसकी वैल्यू इंडिया में इन्वेस्टमेंट टॉपर के अंडरलाइंग शेयर से डिराइव होती है। सो इफ इन्वेस्टमेंट टॉपर शेयर आर वर्थ ₹10,000 ईच एट ए कन्वर्जन रेट ऑफ 1:80, इन्वेस्टमेंट टॉपर ADR विल गेट लिस्टेड एट $125 पर शेयर। और इसी तरह टाटा मोटर और ICICI बैंक जैसी कंपनीज ने अमेरिकन मार्केट से ADR का यूज करके पैसा रेज किया है। नाउ ऑल्दो ये प्रोसेस इंडियन कंपनीज को फॉरेन मार्केट से कैपिटल रेज करना अलाउ करता है, बट ये कंपनीज के लिए लंबी और डिफिकल्ट प्रोसेस है और इसमें बहुत से ज़्यादा सर्विसिंग फी और बहुत हाई कमीशन इन्वॉल्व है। इसी तरह अगर इंडियन इन्वेस्टर माइक्रोसॉफ्ट जैसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये फिर से एक बड़ा सिरदर्द है और इन्वेस्टर को एक्चुअल में उनके डीमैट अकाउंट में शेयर की ओनरशिप भी नहीं मिलती है। अब आप लोग ये कहेंगे कि आप क्या कह रहे हो भाई,
मैं इंडिया में इनमें से कई ऐप्स के थ्रू कई फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों, अगर आप फॉरेन कंपनी के शेयर खरीदने के लिए किसी भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, आइए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, मान लो इंडियन वॉल स्ट्रीट नाम की एक कंपनी है, तो जब आप और 10 अदर इन्वेस्टर इंडियन वॉल स्ट्रीट पर 10 माइक्रोसॉफ्ट शेयर्स के लिए ऑर्डर देते हैं, तो इंडियन वॉल स्ट्रीट कंपनी अपने ब्रोकरेज अकाउंट से यूएस में ब्रोकर को 100 माइक्रोसॉफ्ट शेयर के लिए ऑर्डर देगी और फिर अमेरिका में ये ब्रोकर शेयर खरीदेगा और इंडियन वॉल स्ट्रीट कंपनी के नाम पर रिकॉर्ड करेगा, न कि आपके और मेरे से स्पेसिफिक इन्वेस्टर के नाम पर। शेयर इन्वेस्टर के नाम पर नहीं बल्कि इंडियन वॉल स्ट्रीट कंपनी के ब्रोकरेज अकाउंट में रहेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि तो भाई क्या हुआ, मैं शेयर बाय भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ और प्रॉफिट कमाने में भी एबल हूँ, तो कौन परवाह करता है कि शेयर किसके नाम पर है। खैर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इनएफिशिएंसीज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइक्रोसॉफ्ट के शेयर का प्राइस $10 से बढ़ जाता है तो इंडियन वॉल स्ट्रीट कंपनी को सारा पैसा अपने ब्रोकरेज अकाउंट में मिल जाएगा और फिर वो इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। लेकिन अगर अमेरिका में बैठे ब्रोकर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है, देन इंडियन लॉज विल नॉट प्रोटेक्ट यू फॉर योर शेयर्स। और इतना ही नहीं, टाइम के साथ फॉरेन ब्रोकर को बहुत ज्यादा सर्विसिंग फी और कमीशन फी देनी पड़ती है, जो इंडियन कंपनीज के साथ इंडियन इन्वेस्टर दोनों के लिए बहुत महंगा पड़ता है। यहीं पर सिंगापुर या दुबई फाइनेंशियल सेंटर्स काफी हद तक इंडिया से बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इन फाइनेंशियल सेंटर्स के साथ एक इन्वेस्टर दुनिया भर के मार्केट में बहुत आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडिया में करंटली मेनली 4 प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हमें फाइनेंशियल सेंटर की नीड है। नंबर 1, टैक्सेस एंड स्टार्टअप फंडिंग, लॉज एंड स्लो लीगल सिस्टम, ओवरसीज बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि आखिर इंडिया इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेगा। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। And the vision was to create a financial center that can compete with the likes of London, Tokyo, Shanghai, etc. Gift City is now home to 23 international banks such as JP Morgan, Barclays and HSBC. Gift City is a gateway to the global fintech world. Well, यही रीजन है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने गिफ्ट सिटी को लॉन्च किया है एंड दिस प्रोजेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर्स ऑफ टर्न टू इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो सवाल ये है कि गिफ्ट सिटी इंडिया की इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेगी। वेल, गिफ्ट सिटी इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। इसके 2 जोन है, एक डोमेस्टिक जोन है जो इंडिया के किसी भी अदर सिटी के सिमिलर है, मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसे स्पेशली इंडिया में एकमात्र IFSC या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के रूप में नोटिफाई किया गया है। इंडिया में IFSC इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज लॉज के अंडर एंकोर इंडिया के अंदर एक ऑफशोर जोन है, इसलिए IFSC जोन को एक बार सेटअप एक एंटिटी के रूप में माना जाएगा एंड दिस इज व्हाट ब्रिंग्स सम गेम चेंजिंग बेनिफिट्स टू बिजनेस एंड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो आइए और अच्छे से देखें और इंडियन गवर्नमेंट के इस मास्टर स्ट्रोक को ठीक से समझने की कोशिश एक बहुत सी अच्छी कॉम्पिटिटिव रिजीम है। लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टअप फ्लिपिंग। गिफ्ट सिटी के कंपनीज को 15 से 10 साल तक की टैक्स छूट मिल सकती है। इसके अलावा कोई GST नहीं है, कोई स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं है और कैपिटल मार्केट बिजनेस के लिए एक बहुत सी अच्छी कॉम्पिटिटिव रिजीम है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो गिफ्ट सिटी से फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोर्ट टैक्स फ्री होता है। इस तरह गवर्नमेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस को इंटरनेशनल मार्केट में मोर कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश कर रही है। सेकेंडली, गिफ्ट सिटी की मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, इसलिए बिजनेस अपनी जरूरत की सभी चीज़ों के लिए अलग अलग प्लेसेस पर जाने के बजाय केवल एक रेगुलेटरी बॉडी के पास अप्रूवल रिसीव कर सकते हैं। सो इफ यू आर ए फाउंडर और ए बिजनेस ओनर, यू शुड चेक आउट गिफ्ट सिटी एंड इट्स अपॉर्चुनिटीज। फिर हम बैंकिंग पर आते हैं। आपको याद होगा कैसे सीताराम फूड्स कंपनी को न्यूयॉर्क में स्टोर खोलने के लिए डॉलर में लोन लेना पड़ा था। खैर, अब इंडिया में गिफ्ट सिटी के साथ न्यूयॉर्क में एक ब्रांच खोलने की बजाय एक इंडियन बैंक गिफ्ट सिटी में ही एक इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट स्टैब्लिश कर सकता है और इस IBU या इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट के साथ वे सभी सीताराम फूड लिमिटेड को डॉलर में वही लोन दे सकते हैं और इंडिया से ही अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। अब आप इसे कह सकते हैं भाई, जिस बिजनेस को इस लोन की नीड है वो अमेरिका में इस्टेब्लिश किया गया है, पैसा अभी भी बाहर जा रहा है, तो गिफ्ट सिटी में इसे रखने का मतलब क्या है। खैर, आप सही हैं, लोन अमाउंट डेफिनेटली देश के बाहर जा रहा है, लेकिन इसके 3 फायदे हैं। सबसे पहले, लोन अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन आर मैनेज्ड फ्रॉम द गिफ्ट सिटी इटसेल्फ, इसलिए ट्रांजैक्शन फीस एंड रेवेन्यू इंडिया में जनरेट होता है। सेकेंडली, इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट होने से इंडियन बैंक्स के लिए फॉरेन लैंड में ब्रांचेस ओपन करने की हाई कॉस्ट को बियर किए बिना इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में शामिल होने वाली बेहद आसान हो जाता है। और इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट्स इंडिया में ही हैं। इंडियन बिजनेस के लिए फॉरेन लैंड में एक्सपेंड करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अब इन्हें डॉलर में ही लोन की बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ब्रांच अब इंडिया से बाहर लोकेटेड है और यहाँ कहीं भी टैक्स पे करेगी तो इंडिया इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट देगी। इसलिए जॉब्स, ईज ऑफ बिजनेस एंड रेवेन्यू बेनिफिट स्टे इन इंडिया ओनली फॉर इंडियन बिजनेस स्पेसिफिकली। अगर ये आपको बिल्कुल क्लियर है तो आइए बैंकिंग पर आते हैं। द गिफ्ट सिटी हैज़ इट ओन इंटरनेशनल एक्सचेंज। सो नाउ
Indian investor can trade the shares of foreign companies in the US and foreign investors can trade in Indian companies share in the same exchange in the GIFT City. अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ और इंडिया में एग्जैक्टली क्या बदलाव आए। खैर, जैसा कि बाद में पता चला, हमने कुछ ऐसा खास नहीं बदला। ये सिर्फ इतना है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में डियाज के ट्रेड की बजाय अब उनकी ट्रेड की गिफ्ट सिटी एक्सचेंज में की जाएगी। इसलिए जो इंडियन इन्वेस्टर माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वे न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि गिफ्ट सिटी में बैठे ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदेंगे। इसलिए अब अगर कुछ गलत होता है तो इन्वेस्टर किसी फॉरेन कंट्रीज के रेगुलेशन की बजाय गिफ्ट सिटी रेगुलेशन पर भरोसा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऑफर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो फंड या पोर्टफोलियो मैनेजर गिफ्ट सिटी में अपना अकाउंट खोलते हैं वे 10 ईयर्स तक अर्न अपनी 100% इनकम के टैक्स डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। दिस इज हाउ द गिफ्ट सिटी इज लेइंग द फाउंडेशन ऑफ रेवोल्यूशनाइज ओवरसीज बैंकिंग इन इंडिया। एंड लास्टली व्हेन इट कम्स टू द लीगल एंड आईपीएल प्रोटेक्शन, गिफ्ट सिटी ने आर्बिट्रेशन सेंटर और SIAC के साथ कोलैबोरेशन किया है। उनके सपोर्ट का यूज करके डिस्प्यूट का रेजुलेशन बहुत जल्दी किया जा सकता है और दुनिया भर में डाइवर्स फील्ड के एक्सपर्ट वेरी क्विकली सॉल्व करने के लिए एक साथ आए हैं। एंड दिस फास्ट डिस्प्यूट रेजुलेशन विल हेल्प देम अट्रैक्ट मोर फर्म्स टू सेट अप ऑफिस इन द गिफ्ट सिटी। Them attract more firms to set up offices in the gift city. So this is how we are trying to compete with Delaware in terms of speed of dispute resolution. This is how gift city is solving for 4 critical problems in Indian economy, which are taxes and startup funding, laws and store legal system, overseas banking and investing. और ये इंडियन बिजनेस को 3 मैजिकल सुपर पावर्स प्रोवाइड करता है जो उनके पास पहले कभी नहीं थी। फर्स्टली, इट विल इंसेंटिवाइज इंडियन कंपनीज टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, बिकॉज ऑफ विच ऑल द टैक्स मनी इवेंचुअली विल स्टे इन इंडिया। सेकेंडली, if Indian companies want to expand abroad, the infrastructure and facilities at Gift City will make it very easy them to secure financial support so that they can expand abroad without any hustle. And lastly, if Indian companies can easily get listed abroad and if they can raise money from American and European markets, that is going to give them extraordinary access to capital. As a result, it is going to be amazing for our economy, and if you look at the result, it's absolutely mind-blowing. The International Financial Service Centers already hit a monthly turnover of $62.8 billion, has an asset banking size of $48 billion, and $632 billion of banking transactions have already been done. So now this question is, in 2024, are we ready to compete with Dubai and Singapore already? Well, as of now, there are only 3 major challenges that the gift city needs to be tackled. The first challenge would be the talent pool. You see, जब मुंबई और दिल्ली में बैंकों के लिए एस्पिरेशनल प्लेसेस हैं, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में लोकेटेड है। इसलिए गांधीनगर में एम्प्लॉयज़ और इन एम्प्लॉयज़ को फैमिलीज़ के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि उन्हें वही सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। एंड करंटली वी आर फार फ्रॉम दैट. So right now Gandhinagar does not have a aspirational ecosystem or image for a banker. Shift is based from Dubai or London to Gandhinagar. But at the same time, the government is working extremely hard to make sure that they turn Gandhinagar into a conductive ecosystem. As of now, they already allowed alcohol and they laid some crazy foundation for their infrastructure. For example, Gift City has placed all the utilities like drainage and electricity in a single tunnel. So unlike Mumbai, there is no single tunnel that goes all across the city. So unlike Mumbai, there is no need to excavate the roads for renovation, repair, maintenance or upgradation. So whatever gets built in Gift City, first of all it will get built very quickly. So the infrastructure growth is expected to be extremely rapid. And secondly, it will happen with minimal chaos. And if you look at the cities like Mumbai or Delhi, chaos is the number one reason why the standard of living in these cities goes down. Secondly, Dubai and Singapore are innovating at tremendous pace and they are coming up with new financial service and products almost very few years. So Gift City has to keep pace with them. Without that, Gift City will again become an old school financial center. And lastly, many products are currently not traded in Gift City. So investors might not want to trade some products in the Gift City, because of which they might again move to a New York Stock Exchange. दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि why always गुजरात, अदर स्टेट क्यों नहीं? अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम इसके लिए भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी वैल्यूएबल सीखा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।